नमस्कार दोस्तों, श्रीहन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज 02 जून 2026 की एक इम्पॉर्टेंट खबर का एनालिसिस करेंगे। कोच इन पोर्ट स्ट्राइक एंड लेबर अनरेस्ट 2026। ये यूपीएससी, एसएससी और बाकी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी है। ध्यान से देखिए और नोट्स बनाते जाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स सेशन में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर की जो न सिर्फ श्रमिक अधिकारों से जुड़ी है बल्कि बंदरगाह नीति, निजीकरण और औद्योगिक संबंधों जैसे यूपीएससी और एसएससी परीक्षाओं के अत्यंत महत्वपूर्ण विषयों को भी छूती है। कोच्चि पोर्ट जॉइंट ट्रेड यूनियन फोरम ने अपनी चल रही हड़ताल को और तेज करने का फैसला किया है। यह हड़ताल 16 मार्च 2026 से जारी है। प्रबंधन पर आरोप है कि वह बंदरगाह के मुख्य कार्यों का आउटसोर्सिंग और निजीकरण कर रहा है। यह मामला सीधे तौर पर श्रम कानून, बंदरगाह विकास नीति और सरकारी उद्यमों में रोजगार सुरक्षा से जुड़ा है। तो चलिए इस पूरे मामले को गहराई से समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि आखिर हुआ क्या है। कोच्चि पोर्ट में जॉइंट ट्रेड यूनियन फोरम 16 मार्च 2026 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। ये हड़ताल बंदरगाह प्रबंधन के उन कदमों के विरोध में है जिनमें समुद्री परिचालन यानी मरीन ऑपरेशंस और कार्गो हैंडलिंग को आउटसोर्स किया जा रहा है। यूनियन का कहना है कि ये फैसले एक तरफा और मनमाने तरीके से लिए गए हैं। सबसे चिंताजनक बात यह है कि बंदरगाह में नियमित कर्मचारियों की संख्या घटकर मात्र 475 रह गई है। वर्षों से रिक्त पदों को भरा नहीं गया, जिससे बचे हुए कर्मचारियों पर काम का बोझ अत्यधिक बढ़ गया है। यूनियन ने अब चेतावनी दी है कि यदि प्रबंधन ने तुरंत हस्तक्षेप नहीं किया, तो वे सीधी औद्योगिक कार्रवाई पर उतर आएंगे। दोस्तों, किसी भी मामले को समझने के लिए उसके प्रमुख पात्रों को जानना जरूरी है। इस विवाद में पहला पक्ष है कोच्चि पोर्ट जॉइंट ट्रेड यूनियन फोरम, जो कई ट्रेड यूनियनों का संयुक्त मंच है। इसके अध्यक्ष हैं बेनी बेहनान, जो एक सांसद भी हैं, और महासचिव हैं नंद कुमार सी डी। दूसरा पक्ष है बंदरगाह प्रबंधन, जिस पर मनमाने फैसले लेने का आरोप है। तीसरा महत्वपूर्ण खिलाड़ी है बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय, जो इस स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। चौथा है इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन यानी आईपीए, जो राष्ट्रीय स्तर पर श्रम संगठनों के साथ संवाद बनाए रखने की कोशिश कर रही है। परीक्षा की दृष्टि से यह समझना जरूरी है कि इन संस्थाओं की भूमिका क्या है और वे एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं। दोस्तों, अब थोड़ा पृष्ठभूमि समझते हैं। कोच्चि बंदरगाह केरल के पश्चिमी तट पर स्थित भारत के 12 प्रमुख बंदरगाहों में से एक है। ये अरब सागर पर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान पर है। ये बंदरगाह कंटेनर, पेट्रोलियम, रसायन और अन्य वस्तुओं के परिवहन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत के आयात निर्यात व्यापार में इसकी बड़ी भूमिका है। यूपीएससी के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्ष 2021 में मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट 1967 को बदलकर मेजर पोर्ट अथॉरिटीज एक्ट 2021 लाया गया, जिसने बंदरगाहों को अधिक स्वायत्तता और व्यावसायिक लचीलापन दिया। इसी कानूनी ढांचे के तहत बंदरगाह प्रबंधन आउटसोर्सिंग जैसे निर्णय ले सकता है, और इसी को लेकर यह विवाद उत्पन्न हुआ है। दोस्तों, परीक्षा में अक्सर संख्याएं और तारीखें पूछी जाती हैं, इसलिए इन्हें ध्यान से नोट कर लीजिए। पहला, कोच्चि पोर्ट में अभी मात्र 475 नियमित कर्मचारी बचे हैं, जो कि एक बड़े बंदरगाह के लिए बेहद कम है। दूसरा, हड़ताल 16 मार्च 2026 से शुरू हुई है और अभी तक जारी है। तीसरा, भारत में कुल 12 प्रमुख बंदरगाह हैं, जो केंद्र सरकार के अधीन आते हैं। चौथा, मेजर पोर्ट अथॉरिटीज एक्ट 2021 एक महत्वपूर्ण कानून है जो इन बंदरगाहों को संचालित करता है। पांचवां, इससे पहले 1976 का मेजर पोर्ट ट्रस्ट्स एक्ट लागू था। छठा, इन सब की देखरेख बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय करता है। ये सभी आंकड़े एमसीक्यू और मेंस दोनों के लिए उपयोगी हैं। दोस्तों, यह विवाद दरअसल दो बड़ी नीतिगत सोच के बीच का टकराव है। एक तरफ है निजीकरण और आउटसोर्सिंग की नीति, जिसका तर्क है कि इससे दक्षता बढ़ती है, लागत कम होती है और बंदरगाह अधिक प्रतिस्पर्धी बनते हैं। दूसरी तरफ है श्रमिक अधिकारों की रक्षा का सवाल। जब मुख्य कार्यों को आउटसोर्स किया जाता है, तो स्थायी नौकरियां खत्म होती हैं और ठेका मजदूर आते हैं जिन्हें सामाजिक सुरक्षा, पेंशन और नौकरी की सुरक्षा नहीं मिलती।
संविधान के अनुच्छेद 49 के सी के तहत नागरिकों को यूनियन बनाने का मौलिक अधिकार है। साथ ही आईएलओ यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सभ्य कार्य के सिद्धांत भी यहाँ प्रासंगिक हैं। यूपीएससी मेंस में ये बहस एक उत्कृष्ट विश्लेषणात्मक प्रश्न का आधार बन सकती है। दोस्तों, ये खबर औद्योगिक संबंधों के कानूनी ढांचे को समझने का एक बेहतरीन अवसर है। भारत में पहले औद्योगिक विवाद अधिनियम 1943 के तहत हड़ताल और तालाबंदी जैसे मामले सुलझाए जाते थे। अब इसकी जगह औद्योगिक संबंध संहिता 2020 ने ली है, जो 4 श्रम संहिताओं में से एक है। इस कानून के अनुसार किसी भी हड़ताल से पहले नोटिस देना अनिवार्य है, खासकर सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं में। कोच्चि पोर्ट की यूनियनों ने पहले डिमांड नोटिस दिया है, जो कानूनी प्रक्रिया का पालन दर्शाता है। सुलह यानी कंसिलिएशन और मध्यस्थता यानी एडजुडिकेशन भी इस प्रक्रिया के महत्वपूर्ण चरण हैं। बंदरगाह एक सार्वजनिक उपयोगिता सेवा है, इसलिए यहाँ हड़ताल के नियम और भी कड़े हैं। दोस्तों, इस खबर को ठीक से समझने के लिए भारत की बंदरगाह नीति का संदर्भ जानना जरूरी है। केंद्र सरकार की सागरमाला परियोजना बंदरगाह आधारित विकास की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत बंदरगाहों का आधुनिकीकरण, बेहतर कनेक्टिविटी और तटीय आर्थिक क्षेत्रों का विकास किया जाना है। मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 के तहत भारत को वैश्विक समुद्री क्षेत्र में शीर्ष स्थान दिलाने का लक्ष्य है। इसी नीतिगत ढांचे में पीपीपी यानी सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल को बढ़ावा दिया जा रहा है। यही वजह है कि बंदरगाह प्रबंधन आउटसोर्सिंग और निजीकरण की ओर बढ़ रहा है, लेकिन इससे स्थायी कर्मचारियों का रोजगार खतरे में पड़ता है। यह तनाव नीति और व्यवहार के बीच की खाई को दर्शाता है। दोस्तों, इस समाचार में संस्थागत भूमिकाओं का उल्लेख बहुत महत्वपूर्ण है। बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय केंद्र सरकार का वह मंत्रालय है जो 12 प्रमुख बंदरगाहों की नीति और प्रशासन की देखरेख करता है। इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन यानी आईपीए एक नोडल निकाय है जो सभी प्रमुख बंदरगाहों के बीच समन्वय करती है और राष्ट्रीय श्रम संगठनों के साथ संवाद बनाए रखती है। खबर में बताया गया है कि मंत्रालय और आईपीए इस श्रम अशांति पर नजर बनाए हुए हैं और समय पर हस्तक्षेप के जरिए इसे टालने की कोशिश में हैं। यूपीएससी जीएस 2 के लिए यह संस्थागत विश्लेषण बहुत उपयोगी है। साथ ही मुख्य श्रम आयुक्त यानी सीएलसीसी की भूमिका भी ऐसे विवादों में महत्वपूर्ण होती है। दोस्तों, ये खबर संवैधानिक प्रावधानों से गहराई से जुड़ी है। अनुच्छेद 19(1) सी के तहत नागरिकों को संघ या यूनियन बनाने का मौलिक अधिकार है, लेकिन यह अधिकार निरपेक्ष नहीं है, उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अनुच्छेद 21 में सम्मानपूर्वक जीवन का अधिकार शामिल है, जिसे न्यायालयों ने सम्मानजनक कार्य तक विस्तारित किया है। राज्य के नीति निदेशक तत्वों में अनुच्छेद 43 कहता है कि राज्य को श्रमिकों को जीवनयापन योग्य मजदूरी और सभ्य जीवन स्तर सुनिश्चित करना चाहिए। अनुच्छेद 43 से उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने की बात करता है। ये सभी प्रावधान यूपीएससी मेंस में संविधान और सामाजिक न्याय प्रश्नों के लिए बेहद उपयोगी हैं। दोस्तों, कोच्चि पोर्ट का मामला एक व्यापक राष्ट्रीय प्रवृत्ति का हिस्सा है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और बंदरगाहों में पिछले कुछ दशकों में नियमित भर्ती कम होती गई है और ठेका श्रमिकों पर निर्भरता बढ़ती गई है। ठेका श्रम, विनियमन और उन्मूलन अधिनियम 1970 के तहत ठेका मजदूरों को कुछ सुरक्षाएं दी गई हैं, लेकिन व्यवहार में इनका पालन अपर्याप्त रहता है। भारत की लगभग 90% कार्यबल अनौपचारिक क्षेत्र में है, जहां सामाजिक सुरक्षा का अभाव है। आईएलओ का सभ्य कार्य एजेंडा इसी समस्या का समाधान चाहता है। यूपीएससी मेंस जीएस 3 में श्रम बाजार सुधार और रोजगार नीति पर प्रश्नों के लिए यह संदर्भ बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अब एक नज़र में वे सभी तथ्य देखते हैं जो परीक्षा में सीधे काम आ सकते हैं। पहला, भारत में 12 प्रमुख बंदरगाह हैं जो केंद्र सरकार के नियंत्रण में आते हैं। दूसरा, सागरमाला परियोजना बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय की प्रमुख योजना है। तीसरा, श्रम सुधारों के तहत 29 पुराने श्रम कानूनों को समेकित कर 4 नई श्रम संहिताएं बनाई गई हैं, जिनमें औद्योगिक संबंध संहिता 2020 भी शामिल है। चौथा, यह संहिता हड़ताल, तालाबंदी और छंटनी जैसे मामलों को नियंत्रित करती है। पांचवा,
इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन यानी आईपीए बंदरगाहों के बीच समन्वय का काम करती है। छठा, बेनी बेहनान एक साथ सांसद भी हैं और यूनियन फोरम के अध्यक्ष भी, जो राजनीति और श्रम आंदोलन के बीच के संबंध को दर्शाता है। दोस्तों, यूपीएससी अभ्यर्थियों के लिए इस खबर की प्रासंगिकता बहुआयामी है। जीएस 2 में सरकारी नीतियां, श्रम कल्याण और संवैधानिक प्रावधानों के प्रश्नों में यह उदाहरण बेहद उपयोगी है। जीएस 3 में बुनियादी ढांचा, बंदरगाह विकास, लॉजिस्टिक्स और रोजगार नीति के प्रश्नों में इसका उपयोग किया जा सकता है। निबंध पेपर में निजीकरण बनाम सार्वजनिक कल्याण या आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय जैसे विषयों पर लिखते समय यह एक ठोस उदाहरण के रूप में काम आएगा। नैतिकता पेपर में कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और श्रमिकों के प्रति जिम्मेदारी के सवाल उठ सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में आईएलओ और मानवाधिकार के रूप में श्रम अधिकारों का संदर्भ भी प्रासंगिक है। दोस्तों, ये खबर एसएससी और राज्य पीएससी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों के लिए भी बहुत उपयोगी है। एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल में करंट अफेयर्स के प्रश्नों में बंदरगाह, श्रम नीति और सरकारी योजनाओं से प्रश्न आते हैं। केरल पीएससी के लिए यह स्थानीय महत्व की खबर है। भूगोल में भारत के प्रमुख बंदरगाहों की स्थिति मानचित्र पर महत्वपूर्ण है, जैसे कोच्चि, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, पारादीप, विशाखापट्टनम आदि। राजनीति शास्त्र में ट्रेड यूनियन अधिकार और मौलिक अधिकारों से प्रश्न बनते हैं। अर्थव्यवस्था में बंदरगाहों का जीडीपी में योगदान और विदेशी व्यापार में भूमिका पूछी जाती है। स्टैटिक जीके के लिए 12 प्रमुख बंदरगाहों के नाम और उनके राज्य याद रखें। दोस्तों, अब देखते हैं कि इस खबर से किस तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। एमसीक्यू के लिए प्रमुख बंदरगाहों को कौन सा अधिनियम नियंत्रित करता है? उत्तर है मेजर पोर्ट अथॉरिटीज एक्ट 2021। भारत में कितने प्रमुख बंदरगाह हैं? उत्तर 12। मेंस के लिए भारत में ठेकाकरण और आउटसोर्सिंग की प्रवृत्ति श्रम कल्याण को किस प्रकार प्रभावित करती है? विश्लेषण करें। या बंदरगाह सेवाओं के निजीकरण के पक्ष और विपक्ष में तर्क दें। निबंध के लिए आर्थिक दक्षता और श्रमिक अधिकार, क्या दोनों साथ चल सकते हैं? इन प्रश्नों का अभ्यास करने से आपकी लेखन क्षमता और विश्लेषण दोनों बेहतर होंगे। दोस्तों, अब एक त्वरित पुनरावृत्ति करते हैं। 1, कोच्चि पोर्ट में 16 मार्च 2026 से अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है, जो मुख्य कार्यों की आउटसोर्सिंग के विरोध में है। 2, बंदरगाह में केवल 475 नियमित कर्मचारी बचे हैं, जो बेहद चिंताजनक हैं। 3, मेजर पोर्ट अथॉरिटीज एक्ट 2021 और सागरमाला परियोजना बंदरगाह क्षेत्र की नीतिगत पृष्ठभूमि है। 4, औद्योगिक संबंध संहिता 2020 सहित 4 श्रम संहिताएं अब श्रम कानूनों को नियंत्रित करती हैं। 5, संविधान के अनुच्छेद 1901 सी और नीति निदेशक तत्वों के अनुच्छेद 43 व 43A इस मामले की संवैधानिक आधारशिला हैं। इन सभी बिंदुओं को अपनी नोटबुक में लिख लें और नियमित रूप से दोहराएं। दोस्तों, इस पूरे विश्लेषण से एक महत्वपूर्ण सीख ये है कि करंट अफेयर्स को कभी अकेले नहीं पढ़ना चाहिए। हमेशा उसे स्थैतिक पाठ्यक्रम से जोड़ें। जैसे इस खबर को हमने मेजर पोर्ट अथॉरिटीज एक्ट, सागरमाला, श्रम संहिताएं, संवैधानिक अनुच्छेद और आईएलओ से जोड़ा। मेंस में जो उत्तर उदाहरणों से भरे होते हैं, वे अधिक अंक पाते हैं। मानचित्र पर भारत के 12 प्रमुख बंदरगाहों की स्थिति अवश्य याद करें। बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट और पीआईबी पर नजर रखें। श्रम सुधार 2020 एक हाई प्रायोरिटी टॉपिक है, इस पर विस्तृत नोट्स बनाएं। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेहनत करते रहें, सफलता जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, यही था आज का करंट अफेयर्स एनालिसिस। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो डेली करंट अफेयर्स के लिए और अपने एग्जाम फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। कल फिर मिलेंगे नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। पढ़ते रहो।